उपचुनाव पर उत्तर प्रदेश में सियासी पारा हाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की खास डिबेट प्रदेश मांगे उत्तर। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में वहां की सियासी हलचल भी अब तेज होती जा रही है। इस बीच अखिलेश यादव का बीजेपी और योगी सरकार पर हमला भी लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, तो वहीं सोमवार को मैनपुरी की करहल से सपा प्रत्याशी तेज प्रताप ने नामांकन दाखिल किया और इसके लिए खुद अखिलेश यादव साथ पहुंचे। डिंपल यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, शिवपाल और धर्मेंद्र यादव भी साथ रहे। ये तो प्रक्रिया हो गई, अब इसमें सियासत क्या हो रही है, चलिए ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल नामांकन के बाद अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक के बाद एक बीजेपी पर सियासी तीर छोड़े। उन्होंने उपचुनाव में जीत का दावा किया, साथ ही बहराइच दंगों के लिए बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि ये दंगे जानबूझकर कराए गए हैं ताकि राजनीतिक फायदा लिया जा सके। और उनके इस बयान के बाद आरोप प्रत्यारोप के दौर लगातार जारी हैं। कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। भारतीय जनता पार्टी बाई इलेक्शंस में किसको लड़ाएं, कैसे पीडीए का मुकाबला करें, पीडीए से घबराए हुए वो बैठे हुए हैं। पहले तो कभी कभी सुन भी लेते थे उनके मुंह से पीडीए, लेकिन इधर जो पीडीए की ताकत या पीडीए के लोग इकट्ठे हुए, एकजुट हुए हैं, अब पीडीए कहना भी वो भूल गए हैं। और इसलिए भूल गए हैं कि पिछले जितने भी फैसले उनके हुए हैं और पूरा कार्यकाल उठा करके देख लें, सबसे ज्यादा भेदभाव, सबसे ज्यादा अन्याय, सबसे ज्यादा भेदभाव का शिकार अगर कोई हुआ है तो यही पीडीए परिवार के लोग हुए। देखिए, समाजवादी पार्टी जिस मजबूती में यहाँ पर है, अभी तक भाजपा को कैंडिडेट नहीं मिला और जनता ने मन बना दिया। जो रुझान निकल के आ रहे हैं, जनता का जो मूड है वो समाजवादी पार्टी के साथ आ रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में, और बड़े अंतर के साथ समाजवादी पार्टी सीटें जीती। तो अखिलेश ने एक और बात कही जिस पर कांग्रेस के कान खड़े हो गए। गठबंधन पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कोई जवाब तो नहीं दिया, सिर्फ इतना ही कहा कि बात हो रही है। इससे पहले बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण ने इसे लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि यूपी में अखिलेश की बैसाखी हट जाए तो कांग्रेस को अपनी औकात पता चल जाए। जो सीटें वो जीते हैं, लेकिन देखा जाए तो वो जीत जो उनकी हुई है वो समाजवादी पार्टी के कारण हुई है। उत्तर प्रदेश में उनकी कोई हैसियत नहीं है। जिस दिन अलग होंगे पता लग जाएगा कि उनकी हैसियत क्या है। तो कांग्रेस को अपनी औकात पता चल जाए, अखिलेश की बैसाखी हट जाए, तो ये कहा ब्रजभूषण सिंह ने। और ब्रजभूषण शरण सिंह, आपको बता दें कि बीजेपी के नेता हैं और जिस तरीके से लगातार बीजेपी सियासत अपनी जो कर रही है उसमें लगातार आपको बता दें कि जो सियासी गढ़ सपा कर रहा है करहल, आज उस पर नामांकन दाखिल किया तेज प्रताप यादव ने, साथ ही पूरा सफाई कुनबा वहां मौजूद रहा। तो वहीं कांग्रेस को लेकर तंज कसते हुए ब्रजभूषण शरण नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर अखिलेश की बैसाखी हट जाए तो कांग्रेस का क्या होगा। तो यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना था उनमें से कांग्रेस 5 सीटों की डिमांड करती नजर आई थी। दरअसल कांग्रेस का मानना था कि अगर वो 5 सीटों की डिमांड करेगी तो उसे फाइनली 3 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन सपा की ओर से पहले 6 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई, फिर 1 सीट पर और भी प्रत्याशी उतार दिया गया। अब केवल 3 ही सीट बची जिन पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई। इनमें अलीगढ़ की खैर सीट, गाजियाबाद सदर सीट और मुरादाबाद की कुंदर की सीट शामिल है। ऐसा कहा
कहा जा सकता है कि सपा कुंदर की सीट नहीं छोड़ेगी और वहां पर प्रत्याशी उसी का होगा। अब ऐसे में गठबंधन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तो कुल मिलाकर उपचुनावों के लिए सियासी जंग छिड़ चुकी है। अखिलेश जहां बीजेपी पर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गठबंधन को लेकर कांग्रेस और सपा का क्या कुछ रुख होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो सपा ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी पहले ही घोषित कर दिए। बसपा की 5 सीटों की अगर बात करें तो प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। भाजपा ने ऐलान अभी तक नहीं किया है और लगातार अब सपा और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर भी कई तरीके की सियासी खबरें सामने आ रही हैं। और चलिए हमारे साथ मेहमानों का भी हम रुख करेंगे। हमारे साथ के पांडे जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सर बहुत स्वागत है इंडिया एड में, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जिस तरीके से आज करहल सीट जो कि सपा का गढ़ मानी जाती रही है, लगातार 1993 से सपा का कहीं ना कहीं खासा दबदबा रहा है, लेकिन अब कांग्रेस और सपा को लेकर उपचुनावों के मद्देनजर काफी जो एक सियासी बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं, जहां पर यह भी कहा जा रहा है कि सपा और कांग्रेस के बीच खलबली है या फिर खींचतान चल रही है। क्या कहेंगे उपचुनावों के मद्देनजर, क्या कुछ स्थिति अभी कांग्रेस और सपा की? कांग्रेस और सपा के बीच में और इंडिया गठबंधन के सभी दलों के बीच में कोई खलबली नहीं है जी। हमारा इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश की 10 बाई इलेक्शन उपचुनाव अभी 9 पे हो रहे हैं, एक बाद में होगा जी। इस पर एक साथ चुनाव लड़ रहा है जी। सपा और कांग्रेस। हम 10 सीट पे लड़ रहे हैं, सपा 10 सीट पे लड़ रहे हैं। उस 10 सीट पे सपा का उम्मीदवार हो या हमारा उम्मीदवार हो जी, एक ही बात है, वह इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार होगा। और कांग्रेस सपा का अलग उम्मीदवार के रूप में उसे न देखिए, वह इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार होगा। और कांग्रेस के अंदर ना कोई खलबली है, ना कोई सपा के अंदर खलबली है, जहां तक मेरी जानकारी है जी। और इस उपचुनाव में 10 उपचुनाव जीतना हमारी प्राथमिकता है जी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली बहुत ज्यादा है जी। पांडे जी, लेकिन पांडे जी जिस तरीके से सीटों की डिमांड, वो जयंत चौधरी जी से देखें जी, खलबली उनके यहाँ है, हमारे यहाँ कोई खलबली नहीं है। हम 9 बाई इलेक्शन जो इस समय हो रहे हैं उस पर इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। बिल्कुल पांडे जी, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से उपचुनावों की घोषणा के पहले ही कांग्रेस जिस तरीके से सीटों की डिमांड कर रही थी, 5 सीटों की डिमांड आपकी तरफ से की गई थी और ये कहा जा रहा था कि कुछ सीटें ऐसी हैं जिसमें फूलपुर, मझावन, जहां पर कांग्रेस की नजर भी थी, लेकिन अभी भी जिस तरीके से 6 सीटों पर सपा और एक और सीट अब करहल, तो कुल मिलाकर 7 सीटें तो हो चुकी हैं सर, 2 सीटें बची हैं। क्या लगता है अभी भी कांग्रेस यही बात कहेगी कि हाँ जितनी सीटें मिल चुकी हैं हम मिलकर ही चुनाव लड़ रहे हैं? 2027 पे हमारा फोकस है जी। 2027 हमारा टारगेट है, 2027 हमारा लक्ष्य है। 2027 में उत्तर प्रदेश से बीजेपी की सरकार को खदेड़ना ये हमारा मकसद है इंडिया गठबंधन का। ये 2 सीट, 4 सीट, 10 सीट कोई मकसद नहीं। इससे ना सरकार गिरने जा रही है और ना किसी पार्टी की बहुत महत्ता बढ़ने जा रही है। हमारा टारगेट 2027, इसलिए ये 9 सीट या 10 सीट जो भी चुनाव हो रहा है ये इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। इसमें कांग्रेस और सपा तो अलग अलग रूप में न देखिए, ये हमारा इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। बिल्कुल, तो इंडिया गठबंधन लड़ रहा है ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ब्रजभूषण जी का भी आपने बयान सुना, पांडे जी, उनका कहना है कि अगर अखिलेश की बैसाखी ना हो, सपा की बैसाखी ना हो, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं लड़खड़ाती नजर आएगी और यही वजह है कि अब सीट की जो आपने डिमांड की वो नहीं मिली, उसके बाद भी आप जो ये बयान दे रहे हैं या कांग्रेस की तरफ से ये बयान आ रहे हैं, तो क्या कहा जा सकता है? जिस तरीके से साफ तौर पर यह इशारा किया जा रहा है कि अब कांग्रेस की बात नहीं बन पा रही, यही वजह कि आपका कहना है कि गठबंधन में कोई दरार नहीं है, गठबंधन बरकरार है। ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपा की बात आप कर रही है ना? जी जी जी। मैं या कांग्रेस पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों का लोड नहीं लेती है जी। इनकी बातों पे हम जवाब दें, ये मैं समझता हूँ ये मेरे अपने स्टेटस के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह के बात पे जवाब देगी जी। अगर योगी आदित्यनाथ जी ने कोई बात कही हो तो चलो भाई बात उनकी बात का जवाब दिया जाता है। लेकिन सर प्रवक्ता तो रिप्रेजेंटेटिव ही होते हैं ना, पार्टी की तरफ से बयान देते हैं। जो अभी पहलवानों के मामले में, सारे मामले में कितना विवादित है, जिसका पूरा चरित्र ही जी अभी संदिग्ध है,
वो व्यक्ति कांग्रेस के बारे में बात करेगा? अब उसका जवाब दें, उनका जवाब देना हमारे अपने स्तर के खिलाफ है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपनी बात रखी और कहीं ना कहीं देखिए गठबंधन में दरार ना हो ये भी हम चाहते हैं और बीजेपी लगातार तंज भी कस रही है। बहुत शुक्रिया के पांडे जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े। और हालांकि आपको बता दें कि इसके पीछे कई तरीके के सियासी मकसद भी बताए जा रहे हैं कि यूपी उपचुनाव में कांग्रेस ने ऐसे ही कदम नहीं खींचे। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस ने लड़ने से इनकार इसलिए किया क्योंकि समाजवादी पार्टी का समर्थन कर दिया है। पार्टी ने कहा कि सपा उपचुनाव में 9 सीटों पर लड़े, कांग्रेस पूरी मदद करेगी। हालांकि इस कदम के पीछे कांग्रेस की रणनीति महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर भी है। वो चाहती कि महाराष्ट्र में सपा भी बड़ा दिल दिखाए। तो कुल मिलाकर तमाम तरीके की सियासत जहां उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक के यहां पर तार जुड़े हुए हैं। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों में कांग्रेस ने अपने कदम खींच लिए हैं। कांग्रेस ने उपचुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। सपा ने यूपी में जो 2 सीटें गाजियाबाद और खैर सीट छोड़ी थी, अब इन दोनों ही सीट के समीकरण और जीत की संभावना को बेहद कम देखते हुए कांग्रेस ने चुनाव से दूरी बना ली है। चलिए हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका ही परिचय आपसे करा देती हूं। हमारे साथ एसएन सिंह जी बीजेपी से जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत है, नमस्कार सर। अब तक आवाज पहुंच रही है? चलिए एसएन सिंह जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं और साथ ही डॉक्टर नेहा यादव जी सपा से हमारे साथ जुड़ी है। नेहा यादव जी बहुत स्वागत है, नमस्कार मैम। नेहा जी आवाज आ रही है मैम अब तक? जी मुझे आवाज। जी नेहा जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। अभी थोड़ी देर पहले पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे कांग्रेस से और जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से बयान भी सामने आया कि कांग्रेस बैसाखी के तौर पर सपा को इस्तेमाल कर रही है। अगर वो बैसाखी ना हो तो कांग्रेस कहीं ना कहीं डावाडोल होती नजर आएगी उत्तर प्रदेश में और यही वजह है कि अब तमाम सीटों पर बात नहीं बन पाई और अब इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं कि कोई भी सीट हो सपा और कांग्रेस साथ में है। तो क्या कहेंगी आखिर इस सियासी समीकरण के पीछे जो बात बन रही है या फिर पीछे गठबंधन के कुछ और बात बन रही है? देखिए सबसे पहले तो कि सवाल सीट का नहीं है, सवाल जीत का। और इंडिया गठबंधन साथ है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है ये खबर, ये न्यूज जो आप बता रही हैं कि इंडिया गठबंधन में खलबली है। इंडिया गठबंधन की खलबली नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी एकता से, हमारी ताकत से, जिस तरह से 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित कर दिया, उससे डर कर भयभीत होकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में जो खलबली मची हुई है उस खलबली को सीधे तौर पे वहां पर चर्चा करके उसको इंडिया गठबंधन से जोड़ा जा रहा है। देखिए इंडिया गठबंधन एक था, एक है और एक रहेगा। हमारी जिन भी सीटों पे लेकर के अभी बातचीत चल रही है, जिन 2 सीटों को लेकर के अभी वह पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। जब भी जो भी निर्णय, मैंने कहा सवाल सीट का नहीं, सवाल जीत का है। हाँ, चाहे समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट कहीं से भी लड़ेगा, कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता और नेता एकजुट होकर के और जो हमारे साथ दल शामिल है उन सभी दलों के कार्यकर्ता और नेता शामिल होकर के सपा के जो भी कैंडिडेट होंगे उन्हें जिताने का काम करेंगे। तो वहीं जहां पर भी अगर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट लड़ेंगे तो वहां समाजवादी पार्टी का पूरा कैडर लगकर के चुनाव जिताने का काम करेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से माहौल बना रखी है उत्तर प्रदेश में, डर का, भय का, अभी हाल ही में आपने देखा कि बहराइच में इतनी बड़ी हिंसा होती है, उसमें किस तरह से मुख्यमंत्री की लगातार बयानबाजी रही है और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पा रही है और जब वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो मुख्यमंत्री जी लगातार जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते आ रहे हैं। देखिए बुलडोजर की बात जो जिसको वो अपना प्रतीक मान बैठे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट की ने भी कहा कि जो बुलडोजर है वो न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता है। उसके बावजूद भी लगातार मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह के कृत्य को करना कहीं ना कहीं दिखाता है कि उनकी हताशा, उनकी निराशा कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। चलिए जवाब ले लेती हूँ। दीपक सोनकर जी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी से। सर स्वागत है इंडिया एड में। सर आपका नमस्कार। जी दीपक जी आवाज पहुंच रही है सर? जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ जी हाँ जी। दीपक जी हमारे साथ सपा से नेहा यादव जी जुड़ी हैं और आज जब करहल सीट पर नामांकन के लिए तेज प्रताप पहुंचे तब पूरा सैफई कुनबा वहां पर पहुंचा, पूरा परिवार एक साथ पहुंचा, लेकिन आरोप सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि पीडीए से डर गई है बीजेपी और साथ ही जो बहराइच हिंसा हुई है उसको लेकर भी आरोप लगे कि ये सियासी रणनीति है, सियासत के चलते, उपचुनावों के चलते ये रणनीति के तहत ये दंगा कराया गया है। तमाम आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर, क्या कहेंगे? डरा कौन है ये तो प्रदेश की जनता लगातार उसको बता रही है।
और डर किसको होता है? जो झूठ के जुमले लगातार रटता रहता है, डर किसको है? ये सामने दिखाई दे रहा है। ये जो पीडीए की बात कर रहे हैं, ये पीडीए है क्या? ये पीडीए है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जी। कि कितने पिछड़ों की बात करते हैं, कितने दलितों की बात करते हैं, कितने अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, कितने अकड़ों की बात करते हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो 2012 से 17 तक पिछड़ों में भी एक यादव जाति के अलावा किसी अन्य जाति का ध्यान नहीं रखा। दलित समाज की बात कर रहे हैं, दलित समाज के आरक्षण पर रोक लगाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। बाबा साहब के पार्कों को तोड़वाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। संविधान की दुहाई देते हैं, बाबा साहब के मूर्तियों को तोड़वाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। जी। आप ऑन रिकॉर्ड उठा करके देखिए कि समाजवादी पार्टी के सरकार के कार्यालय में, शासन काल में, उनके कार्य क्षेत्र में जिस तरीके से सबसे ज्यादा दलितों पर उत्पीड़न करने के मुकदमे दर्ज हुए, FIR दर्ज हुए और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे भी उदाहरण में याद आता है इटावा के अंदर जो दलित किसानों को समाजवादी पार्टी के फ्लैग पर हुए ट्रैक्टर से कुचल करके उनकी हत्या कर दी गई। उन पर कोई FIR, कोई मुकदमा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरीके से लगातार किस पीडीए की बात करते हैं। अब मैं बात आपको आदरणीय बहन जी नेहा जी ने कहा कि ये झूठ के जुमले हैं, हम लोगों का गठबंधन सही है। और गठबंधन आपका उत्तर प्रदेश में है मगर अन्य राज्यों में नहीं है क्या? जी। क्या आप उत्तराखंड के चुनाव में अलग अलग चुनाव पर लड़ते हैं, मध्य प्रदेश में अलग लड़ते हैं, राजस्थान में अलग लड़ते हैं, यहाँ आपका गठबंधन है। ये प्रदेश की जनता इस बात को जानती है, ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। किस बात का ठगबंधन है कि सत्ता की मलाई को चखने के लिए किसी भी हद तक जाए, सत्ता की कुर्सी पर बैठने के लिए किसी भी हद तक जाए। उत्तर प्रदेश की जनता है। चलिए नेहा जी पीडीए की बात जो आप कर रही थी, निर्णय करती है जी, कि किसने उन मूलभूत सुविधाओं से किसने उसको जोड़ने का काम किया है, किसने उन मूलभूत सुविधाओं से उसको का काम किया। मैं 10 सेकंड और लूंगा। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात करी जी कि बुलडोजर के लिए सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज ने भी मुख्यमंत्री जी के सरकार की तारीफ करने का काम किया और उन्हें अपनी गाइडलाइन में स्पष्ट कहा था कि सरकार उस पर निर्णय लेगी कि किसी के अवैध संपत्ति पर कार्रवाई करने का अधिकार सरकार का है। लेकिन दीपक जी अभी अवैध जिस समय पर आपने अवैध घोषित किया है उस पर तो लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं ना सर। इससे पहले क्यों नहीं वहां पर प्राधिकरण जागा, विकास प्राधिकरण ने पहले क्यों नहीं चिन्हित किया? अचानक से 3 दिन के अंदर नोटिस चिपका दिया और अब कहने लगे कि 3 दिन में अगर मकान दुकान खाली नहीं की तो बुलडोजर चल जाएगा। आखिर अगर आप नीति बना रहे हैं, नियम बना रहे हैं तो पहले से अगर उस हिसाब से काम हो, अचानक दंगों के बाद उन मकानों को चिन्हित किया गया, ये आरोप तो लगे ना सर वहां पर। और बुलडोजर को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट ने रुख स्पष्ट भी नहीं किया कि बुलडोजर सीधे चलाएंगे। मुझे आप ये बताइए, अगर किसी की अवैध संपत्ति की जानकारी मिलती तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए? क्या उसको छोड़ देना चाहिए जिसने किसी गरीब की संपत्ति को कब्जाने का काम किया? सर इस तरफ पहले क्यों नहीं ध्यान गया सर? यही तो बात है ना। जानकारी होगी जी, तो क्या छोड़ देना चाहिए उसको? देखिए मैं निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, चलिए नेहा जी से जवाब ले लेती हूँ। नेहा जी क्या कहेंगे? दीपक जी कह रहे हैं क्या छोड़ देना चाहिए अपराधियों को? पहले आप कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रहे थे सर। जवाब ले लेती हूँ दीपक जी, मैं जवाब ले लेती हूँ। नेहा जी हमारे साथ हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार और इनके प्रवक्ताओं को जनता को गुमराह करने की आदत हो गई है और अब तो मीडिया को भी गुमराह करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। आपने बहुत सही सवाल किया इनसे, उसका जवाब इन्होंने सीधे सीधे नहीं दिया कि आपको वहीं पर अवैध दिखता है जहाँ कोई घटना हो जाती है। अभी भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं की कोठियों की और घरों की लिस्ट निकाल ली जाए तो 99% लोगों की कोठी और घर अवैध पाए जाएंगे। निकाल के लाइए ना पहले अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर तोड़िए। फिर आप इतने गायत्री हैं तो शुरुआत करिए ना उस मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद मौर्य जी घर तोड़ने से। आप शुरुआत कीजिए ना तेजस्वी पाठक जी का घर तोड़ने से। है हिम्मत आप में? नहीं है। गरीबों के घर तोड़ेंगे आप, जो मजदूर है उनके घर तोड़ेंगे आप, जो जिसके पास कोई रोजी रोटी संसाधन नहीं है उसके घर की छत छीनने का काम करते हैं आप। आपने यहाँ तक नहीं बुलडोजर चलाया, इसके पहले आपने इलाहाबाद में बुलडोजर चलाया। इलाहाबाद में किन लोग, क्या वो कोई गुंडे थे, क्या माफिया थे जिन लोगों के घर तोड़े आपने? सड़क चौड़ी करने में आपने तमाम लोगों के घर तोड़ दिए। जहाँ आपको 4 गुना मुआवजा देना चाहिए तो आपने 1% नहीं दिया और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। आप गरीबों के खिलाफ है, यही लड़ाई लड़ने के लिए तेजस्वी लड़ रहे हैं। जो पीडीए से आपके नेतृत्व जिस पीडीए ने आपके
करते हैं। आरक्षण विरोधी बीजेपी से पूछिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को आज तक न्याय क्यों नहीं मिला। चलिए नेहा जी इस विषय पर हम फिर चर्चा कर लेंगे। आज हम उपचुनावों पर चर्चा कर रहे हैं। आज उसकी लड़ाई पीडीए के नायक आदरणीय अखिलेश यादव से लड़ रहे हैं, तो आपको दर्द हो रहा है। भाई आदरणीय अखिलेश यादव जी ही आए हैं जो कह रहे हैं भारत का मिशन अधूरा रह गया, उसे पूरा करके आगे बढ़ रहे हैं। और आपके नेता क्या करते हैं? आपके नेता काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री संविधान के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। भारतीय संविधान को खत्म करने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। अरे आपको मूर्ति तोड़ना नहीं, जो संविधान का अपमान करते हैं, संविधान की बात करते हैं, संविधान के नाम पर समाज को आप दिलाने का काम कर रहे हैं। समाज की बात तो करता है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार में भारतीय संविधान को योजना चलाने का काम। चलिए नेहा जी दीपक जी इस विषय पर हम चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने से बात नहीं बन पाएगी। रोकना चाहूंगी नेहा जी रोकना चाहूंगी। जी नेहा जी आपकी आवाज अभी रुकी हुई है। दीपक जी निश्चित तौर पर देखिए तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं। हालांकि यहाँ पर नेहा जी साफ तौर पर कह रही हैं कि उसी जगह पर क्यों बुलडोजर चलाया गया। हालांकि बुलडोजर को लेकर बात नहीं, आज हम उपचुनावों को लेकर बात कर रहे हैं, जहां पर कांग्रेस से अभी पांडे जी हमारे साथ जुड़े थे। अभी ब्रजभूषण जी का भी एक बयान बीजेपी से सामने आया कि कांग्रेस को बैसाखी का सहारा है उत्तर प्रदेश में, अगर अखिलेश साथ ना दें तो डावाडोल स्थिति हो जाएगी। और आज देखिए स्थिति वही नजर आ रही है, जहां पर 5 सीट मांग रहे थे, 2 भी नहीं मिल पाई। और अब कांग्रेस ये कह रही कि हम समर्थन के लिए खड़े हैं। नेहा जी कह रहे हैं यहाँ पर सिर्फ और जीत ही सबसे सर्वोपरि है। मतलब जीत के लिए कोई भी सियासी समीकरण इसलिए से जोड़ तोड़ किया गया है क्योंकि महाराष्ट्र चुनावों पर भी नजर है। क्या कहेंगे? देखिए कभी गठबंधन को लेकर के कहते हैं कॉमन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, हम बराबर से चुनाव लड़ेंगे। कभी 2 सीट की बात आती है, कभी 5 सीट की बात आती है। सॉरी मेरे थोड़ा गला खराब हुआ। जी तो ये की बात लगातार आती है। गठबंधन के बारे में लोग जानते हैं, ये गठबंधन नहीं है, गठबंधन है। नेहा जी आपको भी समय दूंगी। आपका गठबंधन है। मध्य प्रदेश में चुनेंगे तब गठबंधन नहीं है, उत्तराखंड में चुनाव लड़ेंगे तब गठबंधन नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की निश्चित तौर पर सबसे बड़ा प्रश्न आज ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता आपको समझती है कि किसके कार्यकाल में उसके मूलभूत सुविधाओं से उसको दूर रखने का काम किया, किसने इसकी मूलभूत सुविधाओं से उसको जोड़ने का काम किया। जी चलिए सर, समय की कमी, एक सवाल आपसे और ले लेती हूँ, जहां पर अभी अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि पीडीए से घबराई हुई है बीजेपी, अभी तक आपके प्रत्याशियों के नाम का भी घोषणा नहीं हुई है। सर क्या बात है, अभी तक नामों की घोषणा भी नहीं कर पाई बीजेपी? इसका जवाब दे दीजिए। जहां परिवारवाद की परिभाषा पूरी होती हो, वो लगातार निर्णय करने वाले एक ही लोग बैठे हो सकते, यहाँ सामूहिकता से निर्णय नेहा जी सुन लीजिए। एक व्यक्ति के करने के बाद उस कार्यकर्ता को कैसे वरीयता दी जाए, कैसे उस कार्यकर्ता को नेतृत्व में खड़ा किया जाए, कैसे सबका साथ सबका विश्वास करके इनके सारे विषय को ध्यान में रखते हुए और जनता के मूलभूत उन सारे विषयों को ध्यान में सारे लोग सामूहिक निर्णय के बाद चुनाव से पहले ही चलिए नेहा जी दीपक जी एक साथ आप बात करेंगे तो बात नहीं बन पाएगी। आप दोनों की आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। चलिए आज हम उपचुनावों को लेकर बात कर रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव ने जैसे ही तेज प्रताप के नाम की घोषणा की तो सीधे बीजेपी पर आरोप लगाया। 1993 से लेकर लगातार सपा का दबदबा जिस सीट पर अभी तक बीजेपी नाम घोषित नहीं कर पाई है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में भी नतीजे जिस तरीके से दीपक जी रहे हैं, उसके बाद क्या लगता है फूक कर कदम रख रहे? सर संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव लोकतंत्र के महोत्सव के रूप में मनाती है। बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक अपनी भूमिका को निभाने का काम करता है, जो जनता के बीच में योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया है और जनता की समस्या को समाधान देने का कार्य किया। जनता के बीच में प्रत्याशियों में मंथन हो गया। सर नामों की घोषणा कब होगी? जनता देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, जो लगातार 2014 से लगातार जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है।
और सर, मुझे सर, पूर्ण मेरा विश्वास सवाल है नहीं कि सुन पाए आप। चुनाव में भी भारतीय जी। जनता पार्टी 10 की 10 सीटों पर जीतेगी। प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं हुई सर, अभी तो चुनाव के लिए समय है, लेकिन प्रत्याशियों के नाम की घोषणा सपा ने पहले ही कर दी है। जिस तरीके से एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है और लगातार ये भी आरोप लग रहे हैं कि लोकसभा में चुनावों में जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा घबराए हुए जरूर है और यही वजह है कि लेट हो रहे हैं। क्या कहेंगी नेहा जी? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरह के काम कर रही है वो जनता के सामने है और लगातार मैंने कहा इनके मुख्यमंत्री, इनका नेतृत्व जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपनी आतताई और हिंसक प्रवृत्ति को दिखा रहा है, जनता में बहुत हताशा और निराशा और नाराजगी है। उसी नाराजगी की वजह से 2024 के नतीजे आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे को नकार दिया और आने वाले बाई इलेक्शन में 10 की 10 सीटें से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीतेगा। इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, देखते रहेगा। और इनसे इनकी हालत ये है, कैंडिडेट घोषित करना दूर, ये घोषित करेंगे कैसे? चलिए दीपक जी मुस्कुरा रहे हैं, उम्मीद है कि जवाब भी सही निकलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया नेहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दीपक जी हमारे साथ जुड़े बीजेपी से और पांडे जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े थे। तो उपचुनाव में बीजेपी का सफाया हो जाएगा, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। हालांकि चाचा भतीजे की एक जोड़ी हमने पहले भी देखी थी, अब चाचा भतीजे की दूसरी जोड़ी करहल उपचुनावों के लिए नामांकन दाखिल करते नजर आई। पूरा का पूरा परिवार एक साथ नजर आया, एकजुटता दिखाते हुए नजर आए अखिलेश यादव। और अब देखना होगा कि करहल सीट से जहां पर बसपा भी प्रत्याशियों का नाम घोषित कर चुकी है, तो वहीं अब बीजेपी से आखिर इस शंकु सीट पर कौन उम्मीदवार उतरकर सामने आएगा और ये देखना दिलचस्प होगा। तो उत्तर मांगे उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहिए इंडिया के साथ।